गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए पाठ तृतीय के पेपर प्रसार शिक्षण की कक्षा में मैं डॉक्टर गुंजन भट्ट अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज आपको दृश्य श्रव्य सामग्री के बारे में बताऊंगी। हमने अपनी पूर्व की कक्षाओं में जब अधिगम के बारे में पढ़ा था तब हमने ये जाना था कि जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं वो सीखने में किस प्रकार से मदद करती हैं। तो हमने जाना था कि केवल सुनते हैं, केवल श्रवण से 11%, कई रिसर्चेस से ये सामने आया है, 11% अधिधारण क्षमता होती है और दृष्टि से 83% अधिधारण क्षमता होती है। तो केवल सुनने से 11% और केवल देखने से 83%। तो हम देख सकते हैं कि यदि दोनों चीज़ें एक संग हो, श्रव्य भी हो और दृश्य भी हो, सुन भी रहे हों और देख भी रहे हों, तो हमारी रिटेनिंग कैपेसिटी या अधिधारण क्षमता बढ़ कर के बहुत ज़्यादा हो जाती है, 94% हो जाती है। तो इस दृष्टि से श्रव्य दृश्य सामग्रियाँ प्रसार शिक्षा में अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती हैं, क्योंकि यदि हम इन दोनों विधाओं, इस विधा का इस्तेमाल करेंगे, कोई ऐसी विधा का इस्तेमाल करेंगे जिसमें हम देख सक रहे हों और सुन भी रहे हों, तो जो भी बात उसके माध्यम से हमें बताई जाएगी या उन्हें हम बताएंगे वह हमको ज़्यादा याद रहेगी, वो ज़्यादा प्रभावी होगी। तो इसमें कौन सी विधाएं हैं, इसको आज हम डिटेल में पढ़ते हैं। टेलीविज़न जो है ये एक अत्यंत ही प्रभावशाली सामग्री होती है जिससे विराट जनसमूह तक पहुंचा जा सकता है। जनसंचार माध्यमों में टेलीविज़न का एक अहम स्थान होता है और सबसे पहले टेलीविज़न 1936 में ब्रिटेन में आया था और BBC जिसे बोलते हैं ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन द्वारा इसका कार्यक्रम का नियमित प्रसारण हुआ था। तो टेलीविज़न आप देखिए इतना काफ़ी पुराना माध्यम अब हो गया है, लेकिन अब आज जिस तरीके का टेलीविज़न का स्वरूप आप लोग देख रहे हैं उस समय ये ऐसा नहीं था। बहुत छोटे छोटे, कभी मात्र 1 घंटे का प्रसारण या इस प्रकार से इसमें होता था। इसके पश्चात 2 वर्ष बाद 1938 में टेलीविज़न कहाँ शुरू हुआ? फ्रांस में। यानी कि सबसे पहले ब्रिटेन में आया, उसके बाद 1938 में फ्रांस में और फिर अमेरिका में 1959 में इसका प्रारंभ हुआ। भारत में सबसे पहले यूनेस्को की सहायता से 1959 में टेलीविज़न का प्रसारण हुआ और उस समय बहुत ही कम, मात्र 20 टीवी सेट थे जिन पर इनका प्रसारण किया गया था। टेलीविज़न में आज तो आप लोग इसको बहुत अलग अलग प्रकार से देख सकते हैं, लेकिन उस समय दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में मात्र 20 सेट्स लगाए गए थे और इसमें 1 घंटे प्रतिदिन का कार्यक्रम प्रसारित किया जाता था और वह रंगीन नहीं था, यह टीवी ब्लैक एंड वाइट ही हुआ करता था और इसके चित्र फिर भी लोगों की इकट्ठी भीड़ हो जाती थी इसके चित्रों को देखने के लिए। अमेरिका ने सबसे पहले 1953 में रंगीन टीवी का कार्यक्रम प्रसारित किया था और भारत में सबसे पहले 1982 में टेलीविज़न पर कोई रंगीन कार्यक्रम प्रसारित किया गया था। परंतु उस समय जो रंगीन टेलीविज़न होते थे वो काफ़ी महंगे होते थे और सब लोग उन्हें नहीं खरीद पाते थे। पर अब जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में क्रांति आ गई है, अब तो ना सिर्फ टेलीविज़न खूब तरह के मिलने लग गए हैं और अब तो प्रसारण में भी सिर्फ दूरदर्शन पर हम निर्भर नहीं हैं। बहुत सारे केबल नेटवर्क के थ्रू, डिजिटल नेटवर्क के थ्रू कई प्रकार के कार्यक्रम, कई चैनल तो 24 घंटे, प्रत्येक चैनल आजकल 24 घंटे के कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। तो इसी को हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो क्रांति आई है,
तो इतने से ही समय में कहाँ 82 में पहला रंगीन टेलीविज़न आया था और कहाँ आज 2020 में इस दुनिया की चीज़ें पूरी तरह से बदल चुकी हैं। तो हमें तो देखना है कि हम टेलीविज़न और दृश्य श्रव्य माध्यमों का प्रसार कार्यक्रम में प्रसार कार्यकर्ता किस प्रकार से प्रभावी उसका इस्तेमाल कर सकता है। टेलीविज़न और रेडियो की जो कार्य प्रणाली है वो काफ़ी हद तक एक सी होती है। अब जब मैं यहाँ टेलीविज़न कह रही हूँ तो मैं दूरदर्शन की बात आपसे कर रही हूँ। तो इसमें विभिन्न अधिकारी जो हैं वो अपने अपने विभाग से संबंधित कार्यक्रम, यानी कि दूरदर्शन में कृषि दर्शन का इंचार्ज किसी को बना देंगे, महिला से संबंधित कोई कार्यक्रम है, वार्ता करनी है, उसका चार्ज किसी के पास होगा। मनोरंजन संबंधी जो कार्यक्रम हो रहे हैं उनका कोई और ऑफिसर होगा और ये ऑफिसर उनसे संबंधित अपने विभाग के जो कार्यक्रम है उसके निर्माण और प्रसारण के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो ये इनकी वर्किंग होती है। हमारे लिए टेलीविज़न कैसे उपयोगी है, जो अभी हम बात कर रहे हैं। हमारा फोकस है ग्रामीण विकास, हमारा फोकस है महिलाओं का, युवाओं का, कम पढ़े लिखे लोगों का अविकास कैसे किया जाए। तो उसमें क्या होता है, हमने देखा दूरदर्शन में काफ़ी समय पहले और अभी भी 2-2 मिनट के समाज उपयोगी संदेशों का प्रसारण किया जाता था। समाज उपयोगी किसी भी संदेश का प्रसारण करने का एक शक्तिशाली माध्यम है। जो भी व्यक्ति टेलीविज़न देखते हैं तो उसके जो देखने वाले होते हैं वो उस बात को लंबे समय तक याद रखते हैं और उन पर इसका गहरा प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल जैसे उनका घर है, जैसे उनके आसपास का क्षेत्र है, वही उसी का चित्रण जब टेलीविज़न पे किया जाता है तो वो उस व्यक्ति से अपने आप को जोड़ पाते हैं और वहाँ जो दिखाया जा रहा है उस घटना को अपने आप से जोड़ पाते हैं। इसलिए इसका बहुत प्रभावी चित्रण होता है और बहुत प्रभावी ये असरदायक होते हैं। टेलीविज़न पे दूरदर्शन ने 2-2 मिनट के समाज उपयोगी संदेशों का प्रसारण करता है। 2 मिनट के आपके न्यूज़ के बीच में, कोई भी मनोरंजन कार्यक्रम के बीच में एडवर्टिजमेंट्स आते हैं सरकारी, जिसमें बाल विवाह रोकने जैसा अहम संदेश, साक्षरता के कार्यक्रम, लिंग भेद को मिटाने के लिए संदेश, नशे से दूर रहने के संदेश, परिवार कल्याण से रिलेटेड संदेश, इस तरीके के पेड़ पौधे बचाने का संदेश, पर्यावरण को बचाने के संदेश, पानी बचाने के संदेश, बिजली बचाने के संदेश, इस प्रकार के कई संदेश बहुत प्रभावी तरीके से, और मात्र 2-2 मिनट के वो संदेश होते हैं जिनको कि कार्यक्रमों में प्राइम टाइम में जो कार्यक्रम सब दिख रहे हैं न्यूज़ के बीच में या और कोई मनोरंजक कार्यक्रम के बीच में फ्लैश किए जाते हैं। उससे वो इस तरीके की रिसर्चेज हुई हैं, पीएचडी में लोगों ने टॉपिक्स लिए हैं, रिसर्चेज करी हैं, जिससे पता चलता है कि ये जो हैं कार्यक्रम, इनका बहुत असर और बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट लोगों पर पड़ता है। फिर एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट माध्यम आ जाता है फिल्म। जनसंचार का ये बहुत ही प्रभावी और सशक्त माध्यम है। इसमें इसका जो विषय है, फिल्म का जो हम विषय लेकर के समाज में जो भी कुरीतियां हैं उन पर बहुत प्रभावी ढंग से कुठाराघात कर सकते हैं, प्रहार कर सकते हैं। समाज में व्याप्त बुराइयों को हम प्रभावी ढंग से प्रदर्शित कर सकते हैं इसमें। और फिल्में जो हैं वो मुख्य रूप से सामाजिक, आर्थिक, ऐतिहासिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक विषयों पर प्रकाश डाला जाता है। किंतु फिल्मों का मुख्य उद्देश्य मनोरंजन है। इस बात को हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि फिल्मों में लोग अपने मनोरंजन के लिए फिल्म देखने आते हैं। तो अगर हम कोई भी समाज उपयोगी विषय बताना चाहते हैं तो हमें वह मनोरंजन के साथ में, वरना वो बहुत बोझिल हो जाता है और लोगों की अपेक्षा फिल्म से ये होती है कि वो वहाँ जाकर के मनोरंजन उनको मिलेगा। तो हमें समाज उपयोगी संदेश को मनोरंजन के साथ मिक्स करके फिल्म के माध्यम से उनके सामने प्रस्तुत करना होता है।
फिल्म का प्रदर्शन भी सर्वप्रथम अमेरिका में ही 19वीं शताब्दी के अंत में हुआ था। और भारत में प्रदर्शन की सिर्फ बात करें तो फिल्म का प्रदर्शन सबसे पहले लूमियर बंधुओं ने 7 जुलाई 1896 में किया था। इन्होंने प्रदर्शन किया था, किंतु उस समय फिल्मों में आवाज़ नहीं होती थी। मूक इनको बोलता था, साइलेंट फिल्म्स बोलते थे, मूक चलचित्र कहा जाता था। इनमें कोई डायलॉग्स नहीं होते थे। भारत में फिल्म निर्माण का जो श्रेय है वह दादा साहब फाल्के को दिया जाता है, जिन्होंने भारत में पहली फिल्म हरीशचंद्र का निर्माण 1913 में किया था। तो अब हम देखते हैं कि 100 वर्ष से भी अधिक हो गए हैं भारत में फिल्में बनते बनते, और जैसे जैसे फिल्में अब बनती जा रही हैं विषय भी बदलते जा रहे हैं। पूर्व में जो फिल्में बनी थी उनका जो विषय होता था वो या तो धार्मिक होता था या ऐतिहासिक होता था। धार्मिक फिल्में शुरू में बहुत बनी, या फिर जो प्रभावी नेता थे उनके जीवन पर आधारित फिल्में बनाई जाती थी। वो भी बहुत ज़्यादा प्रेरणा का स्रोत होती हैं ऑडियंस के लिए। और अब ये तो खैर बात है कि फिल्म का मुख्य उद्देश्य होता है मनोरंजन, और अगर हम आज के ज़माने की बात करें तो आज तो मुख्य उद्देश्य ही मनोरंजन रह गया है। कई फिल्मों में तो बहुत ज़्यादा कोई समाज उपयोगी संदेश भी नहीं होता है, लेकिन एज अ प्रसार कार्यकर्ता, एक्सटेंशन वर्कर के नाते हम फिल्म को एक बहुत इफ़ेक्टिव टूल की तरह यूज़ कर सकते हैं। फिल्म में इसका ये महत्व है कि इसमें सामाजिक बुराइयों और अंधविश्वास को इससे दूर किया जा सकता है। राष्ट्रीय चेतना और देश प्रेम की भावना जागृत की जा सकती है, और ये तो आप सब लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा। पीछे कई फिल्में देशभक्ति पे बनी हैं, भगत सिंह बनी हैं, बहुत सारी फिल्में बनी हैं। जो हमारे सेना है, जो हमारी भारतीय फौज है, उसके ऊपर बॉर्डर फिल्म बनी है, कारगिल युद्ध पे फिल्म बनी है, और इन फिल्मों को देखकर हम सबके मन में एक देश प्रेम की भावना जागृत होती है। फिल्मों का एक होता है नैतिक स्तर को ऊंचा उठाना, वो हर फिल्म में हम देखते हैं। जीवन को सुंदर और चरित्र निर्माण का कार्य भी फिल्मों से होता है, और फिल्में हमें एक नई सीख देने के लिए बहुत अच्छा माध्यम है। तो फिल्म का हम इस्तेमाल इन सब चीज़ों के लिए कर सकते हैं। कठपुतली का खेल। अब कठपुतली का जो खेल है यह मनोरंजन के साथ साथ शिक्षण का कार्य करता है। ये अत्यंत ही पुरानी विधा है, अत्यंत महत्वपूर्ण साधन और अत्यंत पुरानी विधा है ये कठपुतली का खेल। और इससे न सिर्फ शिक्षण किया जाता है बल्कि ज्ञान व्यवहार में भी वांछित परिवर्तन लाया जा सकता है। पहले कठपुतली का खेल मात्र धार्मिक ऐतिहासिक गाथाएं सुनने का माध्यम था, परंतु आज इसे भी समाज उपयोगी संदेश के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आज की तारीख में हम कठपुतली का भी, पहले तो ये वीर गाथाएं ही सुनाती थी लोगों की, पर अब हम इसका प्रयोग कर सकते हैं कोई समाज उपयोगी संदेश देने के लिए। स्वास्थ्य मंत्रालय जो है हमारा भारत का, उन्होंने भी कठपुतली को एक माध्यम बनाया था परिवार नियोजन के संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए। स्वास्थ्य विभाग ने कठपुतली का माध्यम लिया था और बहुत ही सक्सेसफुल रहा था। कठपुतली का खेल क्यों सक्सेसफुल रहता है? वो इसलिए सक्सेसफुल रहता है कि एक तो वो कम खर्चीला होता है, दूसरा ध्यान आकर्षित करने के लिए एक बेहतरीन माध्यम होता है, और जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कठपुतली के खेल में हम स्थानीय भाषा का इस्तेमाल करते हैं। स्थानीय शब्द, स्थानीय लोगों का उनका समावेश किया जाता है। उससे ग्रामीणों को ना सिर्फ समझने में आसानी होती है, वो बहुत जल्दी उसमें जुड़ जाते हैं। सस्ता भी रहता है क्योंकि एक ही कठपुतली बना करके उसका प्रयोग बार बार किया जाता है, और इसमें साथ में गीत संगीत वगैरह पीछे डाल करके इसको अत्यंत प्रभावशाली और मनोरंजक बनाया जा सकता है। तो कठपुतली के खेल फिल्म में क्या होता है, हम बहुत महंगा होता है फिल्म का प्रोडक्शन। हम फिल्म बनाएंगे अगर प्योर हिंदी में बनाते हैं तो कई ऐसे जगह होती हैं ग्रामीण इलाकों में जहाँ हिंदी भी वो ढंग से नहीं बोलते, वो स्थानीय भाषा बोलते हैं।
तो वहाँ वो फिल्म इतनी इफेक्टिव नहीं होती। लेकिन कठपुतली को हम जिस भी जगह में कठपुतली का खेल कर रहे हैं वहाँ की स्थानीय भाषा का प्रयोग करके इसे बहुत प्रभावी बना सकते हैं। अब बात आती है नाटक की। तो हम देखते हैं कि नाटक जो है वह भी जन शिक्षण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। इसका भी काम सामाजिक कुरीतियों को दूर करना का होता है। प्रसार कार्यकर्ता ग्रामीण इलाकों में शिक्षकों, विद्यार्थियों, युवाओं के साथ मिलकर नाटक का आयोजन कर सकते हैं और इससे जुड़े विषय को भी बहुत प्रभावी ढंग से रख सकते हैं। और क्योंकि हम नाटक में ग्रामीण वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनको हम एनकरेज करके इस नाटक में कोई भूमिका दे सकते हैं, उससे बहुत अच्छा हो जाता है। जब हम वहाँ स्थानीय लोगों को कोई भूमिका दे देते हैं नाटक में करने के लिए तो वो जुड़ जाते हैं, पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है सुनने के लिए, और फिर हम को एक बहुत इफ़ेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं कोई भाषण और कोई संदेश देने के लिए समाज से जो उपयोगी होता है। जैसे कि पर्दा प्रथा हटाना, बालिका शिक्षा को एनकरेज करना, कुपोषण की बात करना, बाल विवाह की बात करना, मृत्यु भोज को रोकने की बात करना, इस तरह की कुरीतियों पर हम फिर प्रहार कर सकते हैं। नाटक की क्या लाभ होते हैं कि ये इसमें सबसे इम्पोर्टेंट लाभ ये कि स्थानीय लोगों को जोड़ना आसान होता है, और जब वो जुड़ जाते हैं तो उनकी भागीदारी हो जाती है, और फिर हम जो समाज में व्याप्त सामाजिक कुरीतियाँ और रूढ़िवादी परंपराएं हैं उसको दूर करने के लिए कार्य कर सकते हैं। यह गांव वालों की आदत में परिवर्तन ला करके जो वांछित लक्ष्य की प्राप्ति है उसके लिए एक उचित साधन होता है, और ये मनोरंजन के साथ शिक्षण का कार्य भी प्रभावी तरीके से कर सकता है। तो ये नाटक के लाभ हुए। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट विधा आती है पारंपरिक लोकगीत और लोक नृत्य। भारत में अति प्राचीन समय से ही महत्वपूर्ण पर्व, त्योहार आदि वगैरह पे नौटंकी, स्वांग, गान, लावणी, भजन, रामलीला, कृष्ण लीला, कव्वाली, हरि कीर्तन, ये सब चीज़ें किसी भी ओकेजन पे बहुत अति प्राचीन समय से होती हैं। और इसमें स्थानीय नेचुरली पारंपरिक लोकगीत हैं तो स्थानीय लोकगीत हैं, स्थानीय लोक नृत्य हैं। इनकी विशेषता लेकिन ये है शुरू से ही कि इनमें समसामयिक विषयों का अपने आप ही जुड़ाव है। इसमें धार्मिक और ऐतिहासिक कथाओं का भी वर्णन होता है। उसके अतिरिक्त सामाजिक व आर्थिक स्थिति का प्रदर्शन करते हुए भी इसमें वर्णन किया जाता है। ना सिर्फ ये प्रतिदिन होने वाली घटनाएं और राजनीतिक विषयों पर भी इसमें टीका टिप्पणी की जाती है। तो पारंपरिक लोकगीत का जो विषय है वो बहुत ही वाइड है, बहुत फैला हुआ है। एक रोजाना की गतिविधियों से, प्रतिदिन वाली गतिविधियों से लेकर के राजनीतिक कटाक्ष भी बहुत अच्छा इनमें होता है। ऐतिहासिक गाथाएं होती हैं, किसी भी विषय पर आप एक गीत बना सकते हैं और वो लोगों में प्रचलित हो जाता है। तो इस तरह से इससे नैतिक शिक्षा देने का भी इसको बहुत अच्छा माध्यम माना जाता है। यह नैतिक शिक्षा देने के लिए अच्छा माध्यम है। इसका जनमानस के मस्तिष्क पे बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। तो ये सारे हमारे दृश्य श्रव्य शिक्षण सामग्री और उनके इस्तेमाल को लेकर के बात हुई है। अगली कक्षा में हम इसे आगे बढ़ाएंगे, दूसरा टॉपिक लेंगे। ये टॉपिक आज ख़त्म होता है, और कोई भी इससे रिलेटेड आपको प्रॉब्लम है तो आप क्लास के व्हाट्सएप ग्रुप पर कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप पूछिए। थैंक यू।